नमस्कार। एसएन ऑडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अपनी उस कथा को जारी रखेंगे जिसका शीर्षक है अंधेरे में। माँ की आंखें, मुंह, माथा, हर चीज अलग अलग देखो तो वैसी ही थी, किंतु आपस में मिलकर जो भाव बनता था वह उस चेहरे से बिल्कुल अलग था जो मैंने अभी कुछ देर पहले बीरेन चाचा की एल्बम में देखा था। जो अंतर है उसे समझा नहीं सकता, पर उंगली नहीं रख पाता। वह कैसा भाव है जो किसी लंबी दूरी को हमारे पास ले आता है, लेकिन अपने को दूर ही रहने देता है। बच्ची, क्या बात है? माँ मेरे बालों को धीरे धीरे अपनी उंगलियों में उलझाने लगी। मैंने सिटपिटाकर मुंह फेर लिया। माँ ने आगे कुछ नहीं पूछा। हम तीनों इसी तरह अपने अपने में सिमटे चुप बैठे रहे। जब से हम आए थे, बीरेन चाचा ने माँ से कोई बात नहीं की थी। मुझे शुरू शुरू में कुछ आश्चर्य सा हुआ था, किंतु मैंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। लॉन पर नीला नीला सा अंधेरा घिर आया। दूर पहाड़ियों के बीच छोटे छोटे जुगनुओं की बत्तियां बिखरी थी और अंधेरे में पहाड़ियों में छिप जाने से लगता था कि आकाश बहुत नीचे सरक आया है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता था कि तारे और बत्तियों में कौन सी बत्तियां हैं और कौन से तारे हैं। बीमारी के दिनों में मुझे अक्सर वह शाम याद आ जाती है जब हल्की सी उष्मा शाम, कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसे याद रखा जाता। जब हम वापस लौटने लगे तो बीरेन चाचा कुछ देर हमारे संग आए थे। फिर माँ के कहने पर हम खुद चले गए, वापस मुड़ गए थे। मैं और माँ कुछ देर ऊपर की सड़क पर चुपचाप चढ़ते थे। मैं तेज कदमों से माँ के आगे आगे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सहसा मेरा पाँव ठिठक गया। मुझे लगा माँ मेरे पीछे नहीं आ रही है। मैं वापस मुड़कर पीछे की ओर चलने लगा। अंधेरे में मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ दूर नीचे उतरकर अचानक मेरे पाँव रुक गए। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ता हुआ हतबुद्धि सा खड़ा रहा। माँ सड़क के मोड़ पर खड़ी थी। किनारे पर लगी तार पर झुकी हुई उनकी साड़ी का आंचल हवा से उड़कर कंधे पर आ गिरा था। अपने में बिल्कुल खोई सी वह अपलक नीचे देख रही थी। उतराई के नीचे थी बीरेन चाचा की कॉटेज, जो शाम के धुंधलके में बिल्कुल सूनी और निर्जन दिखाई दे रही थी। लाइब्रेरी की खिड़की से आती हुई मध्यम सी प्रकाश रेखा में लॉन की घास झिलमिला रही थी। कुछ देर शाम के झुटपुटे में हम बिल्कुल खामोश खड़े रहे। फिर माँ अचानक आगे मुड़कर चलने लगी। उनकी चाल इतनी धीमी थी कि एक क्षण मुझे लगा मानो वो सोते हुए चल रही हों। वह मेरे पास आई, आंखें ऊपर उठाकर एक लंबे क्षण तक अपनी आकुल विवश निगाहों से मुझे निहारती रही। फिर झपट कर उन्होंने मुझे अपने पास घसीट लिया और बार बार अपने ठंडे सूखे होठों से मुझे चूमने लगी। कुछ दिनों बाद एक सुबह मुझे अपने मुंह का स्वाद कुछ अच्छा सा लगा। अंगों में एक हल्की सी स्फूर्ति का आभास हुआ। पहले मैं धूप से बचने के लिए खिड़की बंद किए रहता था। अंधेरे कमरे में आंखें मूंद कर लेटना भला लगता था। अब मैंने खिड़की खोलकर पर्दों को उठा दिया। बाहर की गर्म ऊनी धूप मेरे पलंग के चारों ओर से घेर लेती। मैं बिस्तर से उतरकर मेज के सहारे खड़ा हो जाता। सिर पहले की तरह नहीं चकराता। मैं पायदान की ओर कुछ कदम बढ़ाता हूँ और मुझे लगता है मानो मैंने जिंदगी में पहली बार अपने आप चलना सीखा है। मैं चुपके से बाहर बरामदे में आ जाता हूँ। कुछ दूरी पर बुआ गीली धोती काट के जंगले पर सुखा रही हैं। मैं उनकी आँख से बचकर बाबू के कमरे के पीछे वाले छज्जे पर चला जाता हूँ। कमरे के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हैं। भीतर के लाल पर्दे नीचे गिरे हुए हैं। जब माँ मौसी के घर चली जाती है तो बाबू उस कमरे को बंद कर देते हैं। अपनी सारी चीजें ऊपर छत पर स्टडी में ले जाते हैं और रात को वहीं सोते हैं। छज्जा
झपट सुना है। नीचे आउटहाउस के क्वार्टरों की छाती छज्जे के चौड़े नीले टिन के पटरों पर बढ़िया चमक रही है, जो पहाड़ी खानसामा की औरत हीरा ने सुखाने रख छोड़ी है। सामने मदरसे के छोटे से मैदान में लड़का बस्ता घुमाते हुए चार चार की पात में खड़े नकियाते अलसाए स्वर में प्रार्थना कर रहे हैं। लब पे आई है दुआ बन के तमन्ना तेरी। उनकी तीखी रूखी आवाज को सुनकर जब मैं ऊब जाता हूँ तो मेरी आंखें खड के ऊपर मेम के उस रहस्यमय बंगले पर टिक जाती हैं, जहाँ हम कच्चे अलूचे छिपाकर रखते थे। उससे जरा दूर पेड़ों पर और झाड़ियों में घिरी हुई एक पगडंडी सांप की तरह बल खाती हुई बानों के मकान के उबड़ खाबड़ अहाते में जाकर गुम हो गई है। मैं अपने कमरे से बाबू की पुरानी छड़ी ले आता हूँ, जिसे सिरे से मैंने माँ की लाल साड़ी का चीथड़ा बांध रखा था। मैं जंगल से बाहर गर्दन निकाल कर हवा में दाएं बाएं घूमता हूँ। लाल रेशम की झंडी हवा से फरफराती है। बानो ने मेरी लाल झंडी को देख लिया है। उसने हाथ उठाकर कुछ कहा है, जिसे मैं कुछ भी सुन या समझ नहीं पाता हूँ। यह मेरा और बानो का पुराना और प्रिय खेल है। हमारे और उसके मकान के बीच ढलान पर कई कोठियाँ और दुकानें हैं, किंतु ऊंचाई पर होने के कारण हम एक दूसरे को छज्जे से देख पाते हैं। हालांकि हम चाहे कितना भी चिल्लाकर क्यों ना बोले, एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। इसलिए इशारों से बातें करने के लिए मैं बाबू की छड़ी से सिग्नल का उपयोग करता हूँ। बानो अपनी अम्मी को भीतर से बरामदे में खींच लाई है। अम्मी ने हाथ उठाकर मुझे बुलाया है। अम्मी मुझे इतनी दूर से नहीं देख पाती है, फिर भी मैं शर्मा जाता हूँ और छड़ी को बरामदे में फेंक कर अपने कमरे में भाग आता हूँ। कमरे की देहरी पर सहसा मेरे पाँव ठिठक गए। बाबू का स्वर सुनाई दिया। नौकर ने आकर बताया कि बाबू अपने कमरे में मुझे बुलाते हैं। मेरे दिल में खुशी की लहर सी दौड़ गई। ऐसा बहुत कम होता है कि बाबू मुझे अपने कमरे में बुलाकर मुझसे बातें करें। अक्सर वह हाल चाल पूछने मेरे कमरे में ही आ जाते थे। मैं झटपट अपने नाखून दांतों से काट लेता हूँ, क्योंकि बाबू हमेशा सबसे पहले मेरे दोनों हाथों को देखते हैं। आंखों को गीले तौलिए से पोंछ लेता हूँ और हाथों को मुंह पर रख कर फूंक मारता हूँ और फिर उन्हें सूंघता हूँ, यह देखने के लिए कि मुंह साफ है या नहीं। फिर शीशे में मुंह देखकर कंघी करता हूँ। माँ के ना होने से पिछले कुछ दिनों से मुझे ये सब काम खुद ही करने पड़ रहे हैं, और जब कंघे से अपने बालों को झाड़ता हुआ देखता हूँ तो न जाने क्यों मुझे अपने ऊपर गहरी सी दया आने लगती है और मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। ड्राइंग रूम, जिसे उन दिनों हम हॉल कहते हैं थे, क्योंकि वह हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा था, कि कालीन पर पैरों की आहट नहीं होती। फिर भी मैं बहुत हौले हौले दबे पांव से बाबू के कमरे की ओर जाता हूँ। सुबह में ठीक था, किंतु अब सिर चकराता है, मानो कनपट्टियों से धुएं की दो लकीरें ऊपर उठती हुई सिर के बीचों बीच मिलने की चेष्टा कर रही हूँ, और बीच में रुई का एक घुटा घुटा सा बादल इन दोनों के बीच आकर अड़ गया हो। मैं उनके कमरे की देहरी पर खड़ा हूँ। पर्दों के रिंग हाथ लगाने से धीरे धीरे बजते हैं। वह बिना मेरी ओर देखे मुझे भीतर बुलाते हैं। मैं और आगे खिसक आता हूँ। बाबू के कैमरे को पहचानना कितना आसान है। सिगार के धुएं की गर्म गर्म सी गंध, चारों ओर फैली गहराई, बोझिल सी चुप्पी, एक अजीब धुंधली सी रोशनी, जो दिन रात और रात दिन समय एक सी रहती है, और एक खट्टी और भीनी सी बू, जो मेरी दवा की बू से मिलती हुई भी है, दूर जाकर उससे अलग हो जाती है। उसके एक बार में मैं तय नहीं कर पाता कि वह मुझे अच्छी लगती है या बुरी। वह बू नहीं है, महज एक हल्का सा रंग है, जो बाबू के कमरे की हवा में तिरता रहता है। बाहर क्या कर रहे थे? मैं उनकी आवाज़ पहचानता हूँ। उसमें गुस्सा नहीं है। बानों को देख रहा था, और मैं
पैसा कुचाकर चुप हो जाता हूँ। बाबू। उनकी आंखें ऊपर उठ गई। आज मैं ठीक हूँ, बुखार नहीं है। बाबू ने मेरे दोनों हाथ को अपनी गोद में रख लिया। अभी कुछ दिनों तुम्हें बिस्तर पर लेटना होगा। उन्होंने मेरे हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया और उन्हें अपने खुरदरे बालों से भरे हाथों को समेट लिया। बाबू, हम दिल्ली कब जा रहे हैं? जब कभी मुझे उनसे बात करने का मौका मिलता तो मैं हर बार उनसे यह प्रश्न पूछता। उन्होंने सिगार को मुंह से निकालकर उंगलियों में थाम लिया। वह बहुत देर तक चुप दीवार के बेल बूटों वाले कागज को देखते रहे, मानो उस पर कुछ लिखा हो जिसे वह बड़े गौर से पढ़ रहे हों। बच्ची, तुम्हें डर तो नहीं लगता? डर? मैं विस्मित सा होकर उनकी ओर देखने लगा। उनकी आंखें दीवार से उतरकर मुझ पर टिक गई। माँ घर में नहीं है, इसलिए पूछा। लेकिन वह तो कुछ दिनों से में आ जाएगी। मैं चाहता था कि बाबू मेरी बात का समर्थन करें, किंतु वह चुपचाप मेरी ओर देखते रहे। हाँ, वे आएगी। बाबू का स्वर इतना धीमा, इतना सोया सा था कि मानो वह यह बात मुझसे ना कहकर अपने से कह रहे हों। बच्ची। क्या बाबू? क्या तुमने उन्हें देखना चाहोगे? बाबू का स्वर एकदम भारी सा हो गया। उनका यह प्रश्न मुझे काफी विचित्र और निरर्थक सा लगा। सोचा कह दूं हाँ, उनके पास जाऊंगा, और दूसरे ही क्षण मुझे लगा कि बाबू मुझसे इस उत्तर की आशा नहीं कर रहे हैं, जैसे वे सचमुच जानते हुए भी जानबूझकर मुझसे झूठ कहलवाना चाह रहे हों। मैंने नहीं में सिर हिला दिया। हैरत भरी दृष्टि से वो मुझे देखते रहे और फिर धीरे से उन्होंने मेरे हाथों को अपने गोद से हटा दिया। अच्छा, अब अपने कमरे में जाओ। अभी 2-3 दिन तक बाहर खेलने मत जाना। वह कुर्सी से उठ खड़े हुए और मेरी ओर से मुंह मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगे। मुझे देर तक वह चुपचाप वहीं खड़े रहे। मेरे मन में अचानक बाबू के प्रति भीगी भीगी सी सहानुभूति उमड़ने लगी। माँ के संग मेरा संबंध अधिक सहज और सीधा था। बाबू के संग जो संकोच और तनाव रहता था, वह माँ के संग बिल्कुल नहीं था। वह कोई भी प्रतिवाद के लिए बिना मेरी हर फरमाइश को चुपचाप मान लेती, किंतु इतना सब करने पर भी वह मुझसे हमेशा दूर रहती है, कभी न मिटने वाला एक अलगाव बनाए रखती है। उनके सामने मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही छोटा, बेडौल और निरर्थक सा प्राणी बन गया हूँ। किंतु बाबू की बात दूसरी है। मैं उनसे डरता हूँ। कोई भी फरमाइश करते समय मेरा दिल धड़कने लगता है। कभी खुलकर उनसे अपने मन की बात नहीं की। इसके बावजूद वह मुझे अपनी अधिक निकट और जानने पहचानने लगते हैं। कुछ ऐसा है जो हम दोनों को माँ से अलग कर देता है। इसलिए माँ को चाहते हुए भी उन पर कभी सहानुभूति नहीं होती, और बाबू से डरते हुए भी उन्हें देखकर कभी कभी मेरे भीतर कुछ रुआसा हो आता है। बाबू ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और एकटक देखते रहे। मुझे लगा जैसे वो कुछ देर के लिए मेरी उपस्थिति बिल्कुल भूल गए थे और अब सहसा मुझे अपने सम्मुख देखकर समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, उनके कमरे में कैसे खड़ा हूँ। मैं कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर तक बड़े कमरे की दीवार से सटकर बाबू के कमरे की देहरी पर खड़ा रहा। सोचा था बाबू बाहर आकर मुझसे कुछ कहेंगे, किंतु यह मेरा भ्रम था। उनके कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, एक घना गहरा सा सन्नाटा जो हमारे सारे घर पर घिर गया था। और तब उस क्षण मुझे लगा कि मैं बहुत अकेला हूँ। बाबू भी अपने में बहुत अकेले हैं। माँ के बिना हर कमरा साए साए सा करता प्रतीत होता था। मैं दीवार से सट कर आंखें मूंद लेता हूँ। जिस दिन माँ मौसी के घर मुझसे मिलने बिना चली गई थी, उसी से एक दिन पहले आधी रात को मेरी आँख खुल गई थी। कमरे में अंधेरा था। हवा में खिड़की का पर्दा मेरे तकिए के ऊपर जोर जोर से फड़फड़ा रहा था। कुछ देर तक मेरे मन में अजीब सा भ्रम मंडराता रहा। मुझे लगा कि मेरे इस कमरे में जहाँ मैं लेटा हूँ, हर चीज अपने पुराने स्थान को छोड़कर नए कोने में उठाई है। मुझे लगा कि जो खिड़की मेरी बाईं ओर होती थी, वह अंधेरे में चुपचाप खिसक कर मेरे बिल्कुल सामने आ गई है।
पलंग से 2 गज की दूरी पर जहाँ पहले दीवार थी वहाँ दरवाज़ा सिमट आया है। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसके भीतर से बाबू के कमरे की रोशनी थर्मामीटर की तरह चमकती हुई पारे की रेखा सी फर्श पर खिंच आई थी और इतनी महीन, इतनी विलान, मानो हाथों से छूते ही टूट जाएगी। चारों ओर पानी से बिखर गई। अचानक वह दरवाज़ा दोनों बड़े बड़े काले पंखों सा फड़फड़ाता हुआ खुल गया। प्रकाश की पतली सी रेखा फर्श पर तेजी से लपकती हुई सामने की दीवार पर चढ़ गई। दरवाजे के पीछे छोटे से गलियारे में कोई जोर जोर से हाँफ रहा था। पहले क्षण मुझे लगा कि दरवाज़ा हवा के झोंकों से खुल गया है, किंतु माँ उसे बंद करने आई है। किंतु कुछ देर तक कोई भीतर नहीं आया। दरवाजे के पीछे गलियारे में उखड़ी हुई सांसों का एक हल्का सा बवंडर उठता था और फिर दब जाता था। कुछ समय वे शब्द सुनाई देते थे, कभी दूर से, इतने दूर से कि शब्दों के बजाय आहट ही मुझ तक पहुंच पाती थी। कभी पास से तो इतने पास से कि मानो कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। नहीं, तुम भीतर नहीं जाओगी। मैंने बाबूजी का स्वर पहचान लिया। एक पतली सी चीख चमकीले कांच के टुकड़ों सी अंधेरे में छिल गई। माँ को क्या हो गया? वह इस अजीब ढंग से क्यों चीख रही है? छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ दो। पोनो, तुम भीतर नहीं जाओगी। कौन हो तुम मुझे रोकने वाले? छी, शर्म नहीं आती? पोनो, वह सो रहा है। इस तरह मत चिल्लाओ। मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मुझे भीतर जाने दो। नहीं, इस वक्त नहीं। तुम समझते हो मैं पागल हूँ? उसे सब कुछ बता दूंगी। पोनो, अपने कमरे में चलो। यहाँ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इस वक्त तुम होश में नहीं हो। किंतु बाबू अपनी पूरी बात नहीं कह पाए। बीच में ही किसी ने झपट कर पर्दा हटा दिया। गलियारे की रोशनी में मेरा बिस्तर चमक उठा। पलंग और खिड़की के बीच की दीवार अंधेरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा, संगमरमर सी सफेद 2 बाहें पर्दे के बाहर हवा में फैली है। पीछे एक छाया है। भूखी फटी सी 2 आंखें हैं। पर्दे को नोचती हुई लंबी पतली कांपती उंगलियां हैं और बिजली में चमचमाती नाक की लौंग जो बार बार फड़फड़ाते हुए होठों के ऊपर तारे से टिकी हैं। यह सब कुछ मैंने एक छोटे से क्षण में देखा था। दूसरे क्षण मुझे लगा मानो पर्दा अपनी जगह वापस खींच लिया गया है। सिर्फ एक भराई सी आवाज सुनाई दी है जो ऊपर उठने से पहले ही दबा दी जाती है, मानो किसी ने अपने हाथ से उसे भींच रखा हो। तब मैंने जो सुना उस पर एकाएक विश्वास नहीं हो पाया। मुझे लगा पर्दे के पीछे कोई धीरे धीरे हंस रहा है। नहीं, यह माँ नहीं हो सकती। माँ को जब कभी फिट आता है तब केवल उनके दांत कटकटाते हैं। मैंने उन्हें इतने विचित्र ढंग से हंसते हुए कभी नहीं देखा था। फिर भी मैं जानता था कि यह माँ की आवाज़ है। मैं आगे कुछ भी नहीं सुन पाता। लगता है मानो कमरे में अंधेरा कमरे से अलग होकर एक मैले चीथड़े की तरह मेरी आंखों के चारों ओर घूम रहा है। संगमरमर सी सफेद 2 बाहें काली झील के ऊपर उठी हैं, कतार सी होकर मुझे बुलाती हैं, बार बार अपनी ओर खींचती हैं। उस रात देर तक मैं बिस्तर पर बैठा बैठा कांपता रहा। एक अजीब सी आवाज हवा के संग खिड़की से भीतर आती थी और मेरे चेहरे को छूती, सहलाती, धीरे धीरे हंसने लगती थी। बानो टेरेस के नीचे गई हुई खूबनियाँ बीन रही है। बानो, मैं हौले से कहता हूँ। बानो, शिमले की एक दोपहर जब मैं टेरेस पर लेटा हूँ, बीमारी के बाद के दिन हैं, जब हमें कोई नहीं पूछता, सब निश्चिंत से हो गए हैं। बाबू अब मेरे कमरे में हर शाम नहीं आते। बीरेन चाचा एक लंबे अरसे से दिखाई नहीं दिए। मेरे ठीक होने पर अगर दुख है तो शायद बानो को। मैं अगर बीमार बना रहता तो दिल्ली जाने के दिन टलते रहते। टेरेस के पीछे 2 छोटी-छोटी पहाड़ियाँ खुली हुई कैंची की तरह आकाश की ओर बैठी हैं। उनके बीच पेड़ों की लंबी श्रृंखला दूर तक चली गई है। जब कभी कालका जाने वाली ट्रेन वहां से गुजरती है तो धुएं की एक लट आकाश के चेहरे पर उड़ाती है। बानो, हम दिल्ली
एक शब्द में कितनी स्मृतियां छिपी हैं। शिमला कालका की सांप सी बल खाती टेढ़ी मेढ़ी लाइन, लंबी लंबी अंधेरी सुरंग और रेल के डिब्बे की खिड़की से बाहर हवा से फिसलते तारे। शाम हो जाती है और मैं ऊँघ जाता हूँ। माँ कंधा झकझोर कर जगाती है, बच्ची उठो। मैं हड़बड़ा कर बैठ जाता हूँ। बाहर अंधेरी मैदान में दूर दूर तक कालका की झिलमिल झिलमिल सी रोशनियों को देखकर लगता है मानो ढेर से तारे आकाश में उतरकर जमीन पे बिखर आए हों। बानो सीढ़ियाँ चढ़कर कब टेरेस पर आ गई मुझे पता नहीं लगा। उसने अपनी फ्रॉक को उठाकर झोला बना लिया है, जिसमें ठसा ठसा खूबनियाँ भरी हैं। नंगे पेट के चारों ओर जांघिए के नाफे के निशान जहाँ जहाँ तक छोटी छोटी मछलियों से उभर आए हैं। वह फ्रॉक नीची करके खूबनियाँ बिखेर देती है। कच्ची पकी खूबनियाँ, हरी पीली, कुछ कुछ लाल। लो खाओ। वह एक पक्की पीली रंग की खूबनी मेरे आगे कर देती है। मैंने सिर हिला दिया। बाबू ने बाहर की कोई भी चीज़ खाने से मना किया है। यह कच्ची नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। किंतु उसने मेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं की और जो खूबनी वह मुझे दे रही थी उसे निश्चिंत होकर खुद खाने लगी। खाने को खूबनी खा लेता, बाबू का तो बहाना है। असली कारण दूसरा है जो कोई नहीं जानता। बानो बेचारी तो बिल्कुल ही नहीं जानती। जब से बुखार उतरा है मुझे लगता है जैसे मैं सब लोगों से भिन्न हूँ, अलग हूँ। कमजोरी के कारण जब भी सिर चकराता है, पाँव कांपते हैं तो अच्छा लगता है। मन में अजीब सी खुशी होती है, अपने पर गर्व होता है। लगता है मुझ में एक अद्भुत परिवर्तन हो गया है और मैं असाधारण हूँ। पहले बीमारी से पहले, माँ के मौसी के घर जाने से पहले मेरा मन घेरा हुआ था, जिसमें बानो और माँ, बीरेन चाचू और बाबा सब कोई थे। ना मालूम बीमारी के इस लंबे अरसे में कौन सा क्षण आया था जब यह घेरा टूट गया। पिछले कुछ दिनों से मैं जिस चीज़ को जैसे देखता हूँ वैसे शायद कोई नहीं देखता। पहले मैं हर चीज़ को दूसरे की आंखों से देखता था और निश्चिंतता थी। अब उनके पीछे एक रहस्य है, डर है जो मेरा अपना है और जिसे कोई नहीं जानता। टेरेस के पास पवेलियन की छत पर खटखटाहट होती है। लगता है जैसे टपाटप बूंदें गिर रही हों। मैं जंगले के बाहर हाथ निकाल कर देखता हूँ। बारिश नहीं है, केवल कुछ पहाड़ी चिड़ियाँ हैं जो छत पर एक कोने से दूसरे कोने तक फुदक फुदक कर उड़ रही हैं। बानो खुबनी को गाल से के भीतर लट्टू की तरह घुमाती है। उसका कहना है कि इस तरह मुंह का सारा थूक खुबनी के भीतर जाकर रस बन जाता है। दिल्ली जाना पक्का हो गया। माँ आए तब तो। कहाँ गई है तुम्हारी माँ? मौसी के घर। तुम्हें पक्का मालूम है कि वो मौसी के घर गई है? बानो ने रहस्य भरी आंखों से मेरी ओर देखा। मैं विस्मय से बानो की ओर देखता हूँ। क्या बात है बानो? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा था। बानो ने थूक में भीगी खुबनी को होठों में रगड़ते हुए कहा। अम्मी ने मना किया है, कहा है तुमसे कुछ ना कहूँ। मैं चुपचाप लापरवाही से मुस्कुराता हूँ। बानों पर मुझे बेहद गुस्सा है। मुझे जब बहुत गुस्सा आता है तो मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ, ताकि कोई ये न समझ सके कि मेरा मन इतना कच्चा और छोटा है। सुमई रंग के बादल नीचे झुक आ रहे हैं। टेरेस के पीछे पहाड़ियाँ काली भूरी सी हो गई हैं। जब कभी बादलों की ओर से सूरज का मुंह बाहर निकलता है तो पतली दुबली छायाएं पूर्व से पश्चिम की ओर भागने लगती हैं। टेरेस पर चारों ओर आसपास अब सन्नाटा है। बरसों पहले एक मेम यहाँ रहती थी। उसके मर जाने के बाद अब यहाँ कोई नहीं रहता। 12 महीने गर्मी सर्दी कमरे बंद रहते हैं। बरामदा और उसके आगे लंबा गलियारा सूना पड़ा रहता है। हम गेस्ट हाउस के पिछवाड़े सीढ़ियाँ चढ़कर पवेलियन पर चोरी चुपके चले उठ जाते हैं और वहीं एक कोने में अपने अलूचे और खुबनियों का खजाना जमा करते हैं। कौन सी बात है जो बानू मुझसे छिपा रही है? क्या सचमुच उसकी अम्मी ने मना किया है या वह सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए बहका रही है? मैं टेरेस
पर लेटे लेटे अंधमुंदी आंखों से अपने घर की छत देखता हूँ। दाईं ओर छज्जे के सिरे पर माँ के कमरे की खिड़की दिखाई देती है और माँ जब घर में नहीं होती तो वह हमेशा बंद रहती है। वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी? मौसी के घर में वो इतने दिन कभी नहीं रहती थी। क्या वह जानती है कि मैं अब चल फिर लेता हूँ और बाबू ने मुझे अब यहाँ मेम के भुताए मकान तक आने की अनुमति दे दी है? उस रात से मैंने उन्हें नहीं देखा जब वह चीखती हुई मेरे दरवाजे तक आई थी और बाबू ने उन्हें भीतर आने से रोक दिया। मैं निश्चय नहीं कर पाता हूँ कि क्या ऐसा सचमुच हुआ था या मैंने सिर्फ कोई सपना देखा था। दिल्ली पहाड़ों के ऊपर है या नीचे? बानो ने पूछा। दिल्ली मैदान है, वहां जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। मैंने सुनी सुनाई बातें बड़े गर्व से कह दी। बानो ने अविश्वास भरी दृष्टि से मुझे देखा। नीचे तो एडनेडल का मैदान है और उसके नीचे खड है। दिल्ली क्या खड के नीचे है? बानो कभी दिल्ली नहीं गई। मुझे उस पर हमेशा तरस आता है। मैं उसकी जिज्ञासा को शांत करने का कोई प्रयत्न नहीं करता और लापरवाही से सिर फेर लेता हूँ। बानो ने खुपनियों की गुठलियां पवेलियन के पीछे गेस्ट रूम में फेंक दी हैं और वहीं कुछ देर तक दरवाजे से सटकर खड़ी रही है। हवा से खुपनी के पेड़ों की शाखाएं छातों पर झुकती हैं। खुबनियां झरती हैं, कुछ जमीन पर, कुछ पवेलियन की छत पर। खटखटाहट होती है। दोपहर और शाम के बीच सारा शिमला चुप हो जाता है। बस केवल खुबनियों की खटखटाहट से आवाज आती है। पहाड़ी की आवाज हवा में गूंजती है। बानो ने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। गेस्ट रूम के दरवाजे का एक शीशा टूटा हुआ था। उसी में अपना सिर डालकर वह कमरे के भीतर झांक रही थी। उसके सिर के ऊपर जरा सी जगह खाली थी। वही मैंने खींचतान करके अपना सिर अड़ा दिया। कमरा बिल्कुल खाली था। दीवार की बेल बटूदार कागजों का रंग फीका पड़ गया था। छत के एक कोने में मकड़ी का जाला धीरे धीरे फैल रहा था। बासी हवा की गंध चारों ओर फैली थी। फर्श के बीचों बीच मैली सी रोशनी जम गई थी, जो कभी पीली हो जाती थी, कभी फीकी फीकी सी सफेद। कमरे के धुंधलके में यह सफेद धब्बा बड़ा अजीब और भयावह सा लग रहा था। वहां मेम यहाँ रहती थी, बानो ने धीमे स्वर में कहा, और शायद यही मरी होगी। मैंने कहा। मेरे सारे शरीर में एक हल्की सी झुरझुरी फैल गई। मुझे लगा सामने दीवार के कटे फटे उखड़े पलस्तर पर एक बेडौल सा चेहरा उभर आया है, जिसके जबड़े खुले हैं, पटी पटी सी आंखें हैं और जो मेरी ओर देखता हुआ हंस रहा है। मुझे लगता है कि वह चेहरे उस मेम का रहा होगा जो बरसों पहले उस कमरे में न जाने क्यों अपने आप मर गई थी। और वह हंसी उस रात जैसे दरवाजे के पीछे माँ हंस रही थी। टूटे हुए शीशे के भीतर झांकता हुआ मेरा चेहरा बानो के सिर पर टिका है। मेरे मुंह को जरा नीचे बानो ने अखरोटी रंग के बाल हैं। उन बालों की गंध पानी के भीगी मिट्टी की गंध से मिलती है। बालों के बीच छोटी छोटी सी मांग है, माँ की मांग जैसी, किंतु माँ की मांग जरा लंबी थी और हमेशा बहुत उदास दिखती थी। बानो, मेरे होठ पर सफेद सा कागज सा थूक जम गया है। क्या? अम्मी ने क्या तुमसे माँ के बारे में कुछ कहा था? तुमसे क्या? बानो ने ढीठ बनकर कहा। हवा चलने से सूने खाली मकान के दरवाजे खड़खड़ा उठते हैं। फर्श पर सिमटा हुआ सफेद धब्बा धीरे धीरे सरक रहा है। बानो, जब मैं बीमार था तो कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता था। कैसा बच्ची? लगता था जैसे मैं भी माँ की तरह हूँ, जैसे उनकी कोई बात मुझसे भी है। कैसी बात? जिसे सब छिपाते हैं। बानो का सिर सिहर जाता है। एक सफेद छाया है बानो, जैसे बर्फ में लिपटी हो। वह अंधेरे में भी चमकती है और संगमरमर से सफेद उसके हाथ हैं, जो हमेशा हवा में खुले रहते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पीछे से चुपचाप आकर उसने मुझे अपने से ओढ़ लिया है और मैं अपने से ही अलग हो गया हूँ।
सच बानो, लगता है जैसे मैं अपने से ही अलग हो गया हूँ। मुझे लगा कि बानो पत्ते सी काँप रही है और उसकी आंखें फैल गई हैं। मैं हंसने लगता हूँ। डर गई बानो? बानो चुप है। उसकी गर्म सांसें मेरे सूखे होठ को छूती हैं। बानो, सच में तुम्हें बहका रहा था। जो मैंने कहा वह बिल्कुल झूठ है। बानो कुछ नहीं कहती। वह दरवाजे को छोड़कर तेजी से टेरेस की सीढ़ियां उतरने लगती है। बानो, मैंने एक दो बार उसे बुलाया, किंतु उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बूंदें आती हैं, पवेलियन की छत टप टप करती है और मैं समझ नहीं पाता कि मेरे गालों पर जो बूंदें हैं वे बादल से आई हैं या पहले से ही वही थी। घर का सामान बांधा जा चुका है। संदूकों, थैले और बिस्तरों में लेबल चिपकाए जा रहे हैं, जिन पर मोटी मोटी सुर्खियों में शिमला दिल्ली और उसके नीचे बाबू का नाम लिखा है। घर में बड़ी चहल पहल मची है। नौकर, जमादार, कूली और बाबू के दफ्तर के चपरासी सब इधर से उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ ऊपर वाले कमरे में है। वह इस बार कुछ काम नहीं कर रही है। उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। बाबू ने मुझे उनके पास जाने से मना किया है। जब से वह मौसी के घर से आई हैं, मैंने उन्हें नहीं देखा। वे शायद रात को आई थी, जब मैं सो रहा था। सब अपने काम में जुटे थे। मैं ही अकेला ऐसा था जिसके पास कोई काम नहीं था। कभी छज्जे में जाता था, कभी बरामदे में, किंतु हर जगह अपनी व्यर्थता महसूस होती थी। खाली खाली के से कमरे, नंगी दीवारें, कोनों में कूड़े के ढेर। मेरा दम घुटने सा लगा और मैं बाबू की आंखें बचाकर बाहर चला गया। पगडंडी में उतरकर मैं खड्डे के ऊपर नाले के किनारे चलने लगा। कभी कभी खड्डे के भीतर कोई बड़ा मोटा सा गेला मिल जाता, जो उसे उठाकर जेब में रख लेता। रेल की खिड़की से मैं इन गेलों के छोटे छोटे तालाबों में फेंका करता। जब दोनों जेबें भर चुकी थी तो देखा कि मैं घर से काफी दूर निकल आया हूँ। सूरज ढलने लगा था। हालांकि दूर की पहाड़ियों पर धूप अब भी थकी मंदी सी रेंग रही थी। मैं बीच रास्ते में मुड़ गया और एक छोटी सी पगडंडी से घर की ओर चलने लगा। कुछ दूर चला होऊंगा कि अचानक पाँव ठिठक गए। दाईं ओर नीचे की तरफ बीरेन चाचा की कॉटेज दिखाई दे रही थी। पेड़ों की झुरमुट में चारों ओर झाड़ झंखाड़ से घिरे उस घर को देखकर मुझे सहसा वह शाम याद आ गई, जब मैं माँ के संग यहाँ आया था। माँ भूली सी खोई सी नीचे देख रही थी और मैं चुपचाप उनके पीछे खड़ा था। जब से माँ मौसी के घर गई थी, बीरेन चाचा हमारे घर नहीं आए थे। एक बार उनके बारे में बाबू से पूछा था, किंतु बाबू का चेहरा इतना कठोर, इतना भावहीन सा हो गया था कि आगे उनसे कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ। ढलती धूप में कॉटेज की ढलुआ छत लाल चमक रही थी। मैं धीरे धीरे सड़क के किनारे लगी तार के संग नीचे उतरने लगा। फाटक खुला है। मैं दबे कदमों से भीतर चला आया हूँ। हवा आती है तो लॉन की घास पर छोटी बड़ी सिलवटें पड़ जाती हैं। झाड़ियों की सरसराहट आस पास से निर्वता को और भी अधिक घनी बना जाती हैं। लॉन के किनारे वही पत्थर का बेंच है जहाँ उस दिन माँ बैठी थी। सोचता हूँ वापस लौट जाऊं, लेकिन पाँव बजरी की सड़क पर बंधे से खड़े रह जाते हैं। दरवाज़ा खटकाता हूँ धीरे धीरे। बीरेन चाचा, बीरेन चाचा। मुझे अपनी आवाज़ उस अकेली निस्तब्ध कॉटेज में गूंजती हुई सी सुनाई देती है। लगता है यहाँ कोई अजनबी आवाज़ है जो मेरी आवाज़ के पीछे पीछे दौड़ रही है। बच्ची, भीतर आ जाओ, दरवाजा खुला है। बीरेन चाचा का स्वर सुनाई दिया। मेरे पांव देहरी के भीतर जाते ही एक क्षण के लिए रुक गए। टेबल लैंप का मध्यम सा प्रकाश मेज पर बिखरे कागजों किताबों पर गिर रहा है। एक दो मिनट तक मैं बेवकूफ सा डेहरी पर खड़ा रहा और तब सहसा आभास हुआ कि कमरा खाली नहीं है। कोने में इर्जी चेयर पर बीरेन चाचा बैठे हैं। जहाँ वह बैठे थे वहाँ अंधेरा था, इसलिए कमरे में घुसते ही वह मुझसे एकदम दिखाई नहीं पड़े। उन्होंने मुझे अपने पलंग पर बैठने के लिए कहा और अपनी कुर्सी मेरे नज़दीक खींच ली।
हाथों को अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराने लगे। मेरी आंखें अनायास अपने निकट की फूली हुई जेबों पर टिक गई। संकोच से मेरा मुंह लाल हो गया। क्या भर रखा है इनमें? गेले हैं? मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। क्या करोगे इनका? रेल के लिए रखे हैं, मैंने अटपटे सा उत्तर दिया। रेल के लिए? बीरेन चाचा की प्रश्न भरी दृष्टि मुझ पर टिक गई और तब सहसा मुझे ख्याल आया कि बीरेन चाचा को कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे भीतर ही भीतर बहुत खुशी हुई कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसे उन्हें यह खबर मिलेगी। बीरेन चाचा, आज रात हम दिल्ली जा रहे हैं। वह कुछ देर तक अपलक मेरी ओर देखते रहे, मानो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर वह कुर्सी से उठे और मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बिना खिड़की से बाहर देखने लगे। कुछ देर तक कमरे में घुटा घुटा सा सन्नाटा छाया रहा। मुझे लगा मानो बीरेन चाचा को यह बात पहले से मालूम थी, तभी शायद उन्होंने कोई कौतूहल नहीं दिखाया। तभी वो खिड़की से मुड़े। बूढ़ी दाढ़ी के ऊपर उनकी नीली आंखें चमक रही थी। तुमने उस दिन जो फोटो लिया था वो धुल गया, देखोगे? उन्होंने अलमारी से एक छोटा सा लिफाफा निकालकर मेरे हाथों में रख दिया। तुम्हारा हाथ बहुत सधा हुआ है, फोटो बिल्कुल साफ आई है। मैंने फोटो निकाला और मुझे लगा मानो बहुत अरसे पहले की एक घड़ी, जिसे मैं बिल्कुल भूल चुका था, मेरी आंखों के सामने हूबहू वैसी ही वापस लौट आई है। छज्जे के पीछे जंगले पर माँ की साड़ी सूख रही है। उसके पीछे पहाड़ियों की धुंधली सी रेखा है, बिजली के तार हैं, कोनों में सिमटा आकाश का एक टुकड़ा है। आगे के हिस्से में बीरेन चाचा जंगले से सटे खड़े हैं। उनकी एक बाँ माँ की साड़ी से छू कर भर आई है और माँ न जाने क्यों उनकी आंखें मूंदी सी गई हैं। दोनों होंठ मरी हुई तितली के परों के समान अधखुले रह गए हैं, मानो वे कुछ कहते कहते अचानक रुक गए हों। मैं न जाने कितनी देर तक फोटो को निहारता रहा। अचानक ध्यान आया कि मुझे बहुत देर हो गई है। स्टेशन जाने का समय पास सरक आया है। बाबू देर से मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। मैं झटपट पलंग से उतर आया। अच्छा बीरेन चाचा, मुझे आगे और कुछ नहीं कहा गया। बीरेन चाचा ने मुझे देखा, एक टक देखते रहे, फिर धीरे से मेरे पास आए, अपने हाथों से मेरे बालों को छुआ और धीरे से मेरे माथे को चूम लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात माँ ने मुझे चूमा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और हम बाहर बरामदे में आ गए। मैं तुम्हारे संग चलूं? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मुझे घर का रास्ता मालूम था। कुछ देर तक हम बरामदे में चुपचाप खड़े रहे। बच्ची, बीरेन चाचा का स्वर सुनकर मैं चौंक सा गया। मैंने उनकी ओर देखा। माँ ने एक किताब मांगी थी, मुझे याद नहीं रहा। वह झुझकते हुए चुप हो गए। आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। किताब देते हुए मुझे लगा वह मानो कुछ कहना चाह रहे हैं, किंतु वो चुप रहे और मैं तेजी से फाटक की ओर चल पड़ा। कॉटेज बहुत पीछे छूट गई है। मैं सकरी सी सुनसान सड़क पर चल रहा हूँ। समान पहाड़ी के ऊपर पेड़ों की एक लंबी कतार चल गई है। इसके पीछे डूबते सूरज की पीली, गुलाबी, सोनाली छायाएं आकाश पर खिंच आई हैं। चारों ओर से एक हल्की हरी सी धुंध फैल गई है। घर से कुछ दूर मैं लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा हो गया और किताबें खोलकर देखने लगा। मैंने देखा पन्नों के बीच वही फोटो वाला लिफाफा रखा था। किताबें बहुत पुरानी हैं, आज भी उसके जर्द भुरभुरे पन्ने याद आते हैं। फ्लवेज लेटर टू जॉर्ज सॉर्स। उन दिनों न फ्लबे को जानता था, न जॉर्ज सॉ को। बरसों बाद जब मैंने उसे पढ़ा तो माँ नहीं थी और बीरेन चाचा एक लंबे अरसे से इटली में जाकर बस गए थे, किंतु उस दिन मेरे लिए उस पुस्तक का कोई महत्व नहीं था। उसे हाथों में लिए मैं देर तक अंधेरे में खड़ा रहा, अपने घर के ऊपर वाले कमरे की ओर देखता रहा। माँ के कमरे की खिड़की बंद थी। सफ़ेद पीली रोशनी खिड़की के शीशे पर बुझी बुझी सी झिलमिला रही थी। वह शिमले में हमारी आखिरी शाम थी।
तो ये इस कहानी का दूसरा और आखिरी भाग था। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद। हम जल्द ही लौटेंगे दूसरी कहानी के साथ।